नमस्कार, स्वागत है आपका सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं दीपाली। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का किया गठन। 22 तारीख तक मांगी सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट। पीड़िता की पहचान न जाहिर करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीड़िता की पहचान का खुलासा कोर्ट के फैसले की व्यवस्था के खिलाफ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीबीआई जांच में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा, पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रेप मर्डर केस में ममता सरकार के रवैये पर नाखुशी जताई गवर्नर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। भारत जापान के बीच आज से 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री हुए वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों की गहन मजबूती और भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा पर फोकस। और जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के लिए 24 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी। 27 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने का समय। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के नाम, फोटो और उसकी वीडियो से जुड़े सभी संदर्भ को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के 2 वकीलों से इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया संस्थानों में रेप पीड़िता के नाम का पहचान का खुलासा हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। किसी भी तरह से रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वो गुरुवार तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही अदालत ने 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पताल में तोड़ फोड़ को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा सीजेआई ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपने सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट 2 महीने में देने का समय मुकर्रर किया है। शीर्ष अदालत ने देश भर में चिकित्सकों से काम पर लौटने का भी आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक बार आरजीएन का जैसे हादसा ना होए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से सोच के इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इशू किया। लेकिन साथ साथ हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को टीएमसी के द्वारा गुंडा को द्वारा आरजी कोर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था स्टूडेंट्स लोग मेडिकल स्टूडेंट, उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला, ये सब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और इस बीच चिकित्सकों के संगठन फोडा ने कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले के लंबित रहने तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को न हटाए जाने की अपील की है। इस मामले में चिकित्सक संगठन ने अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखा है।
हम फोर्डा की तरफ से, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने इंटरवेंशन फाइल किया है। इसके पहले भी हमने डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से फाइल किया था पिटीशन। हमारा उस पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक एक केस पेंडिंग है। कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आज FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सभी संबंधित RDA यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ एक अखिल भारतीय बैठक की। FAIMA ने अपने बयान में कहा है कि सभी हितधारकों के साथ उचित परिश्रम और चर्चा के बाद फैसला लिया गया है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय संरक्षण अधिनियम यानी CPA पर कुछ ठोस नहीं किया जाता, विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किया जाएगा। FAIMA का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी और हड़ताल के तहत OPD और इलेक्टिव OT बंद रहेंगे। FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोलकाता की सड़कों पर चित्रों के माध्यम से संदेश देकर अपना विरोध जताया है। दिल्ली के RML अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम पर लौटने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर के चिकित्सक आक्रोशित हैं। RML के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को 45 दिन तक होल्ड पर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो उसके बाद हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये था कि हम आपकी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप सेफ फील करेंगे तो आप मतलब ड्यूटी रिज्यूम करिए। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो बॉडी है, न्याय व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है, बाकी तो सरकार और पुलिस तो बिल्कुल फेल हो गई है। तो एज अ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट हमने ये फैसला किया कि जो स्ट्राइक है उसको विथ होल्ड किया जाए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरे देश में गुस्सा है और बेहद लोगों में उबाल है। हमारे भी मीटिंग हुई और उसमें सब लोग एक पॉजिटिव वे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन लिया है, तो सब लोग इस बात से सहमत है कि हम लोग भी पॉजिटिव ही रहना है और हम लोग अब काम पे लौट सकते हैं। तो ये है, बाकी अर्लीस्ट पॉसिबल देखते हैं वो बाकी क्या क्या डिसाइड कहाँ पे होगा, तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम बना करके और हम लोग काम पे लौटेंगे। विद होल्ड किए हैं क्योंकि अभी तो हमारे जो पहली डिमांड थी कि जस्टिस मिलना चाहिए, तो जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ है, तो इसमें हम गाइड तो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को, पर एक बार विद होल्ड किए हैं कि आगे अगर किसी कारण से कोर्ट भी डिले करता है तो हम इसमें फिर से आगे कुछ विचार कर सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस के कारण पूरे देश में गुस्सा है, लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से नाखुश हैं। खुद पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या की घटना को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर राज्य सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है।
कोलकाता में हुए रेप और मर्डर मामले में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी गठबंधन की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल हैं। उन्होंने कहा कि सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC ST OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी जी को ना पता बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई और जिन्होंने ये घृणित कार्य किया था उन पर कार्रवाई के बदले जो आवाज उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दन्नज इंस्टीट्यूट की तरफ से आजीविका शिखर सम्मेलन चर्चा 24 के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। 20 से 22 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए सरकार, बाजार और समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन के उद्घाटन सत्र में किसान, व्यावसायिक कौशल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया का विकास, सूचना क्रांति के फायदे, आधार और बैंकिंग व्यवस्था और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा 2024 नाम के से आयोजित इस कार्यक्रम में G20 शेरपा अमिताभ कांत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पूर्व CEO डॉक्टर RS शर्मा, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव आरती आहूजा और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में G20 शेरपा ने कहा कि डिजिटल इंडिया और गरीबों के लिए बने घर और शौचालयों ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। Big ticket reform which the government carried out has been in terms of the extent of digitization of the Indian economy. Every Indian has an Aadhaar. Then between 2015 to 2017, we have opened 550 million bank accounts. We link them up with both Aadhaar and mobile numbers, which enabled us to do fast payments. And we do today about close to 50% of the fast payments in the world. Big ticket thing that has happened in India is huge focus on infrastructure, building 40 million houses, providing 130 million toilets, 253 million piped water connection, and making 88,000 kilometers of roads. भारत की विकास की कहानी को कहते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पूर्व CEO डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि बीते दशक में डिजिटल तकनीक के मामलों में भारत ने दुनिया के सामने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की है। Today you have AI, you have machine learning, you have deep learning, you have all kinds of technologies. In terms of technologies, India has certainly leapfrogged, and we have built a number of products on these technologies. The digital banking, today India has got 82% people have bank accounts. Janadhan, Aadhaar and mobile, the JAM Trinity has been able to do 45 billions of US dollars of worth of DBT to the people. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भू वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में
जो सुधार हो रहे हैं वो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी ये विकास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद दुबे की उपस्थिति में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति द्वारा 21 भू विज्ञानियों को ये सम्मान प्रदान किया गया। खान मंत्रालय हर साल 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। इनमें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार शामिल है। वे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 INSA के एमिरेट्स साइंटिस्ट प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को प्रदान किया गया। प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी साहब को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इतनी उम्र में मुझको ये रिकग्निशन मिला तो अच्छा तो लगता ही है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है भू वैज्ञानिकों की जब इस तरह से उनका सम्मान होता है दुनिया के सामने। हाँ, ये तो हो जाता है कि हम एक मिसाल लोगों के सामने रखते हैं, उस मिसाल को लोगों देखें कि हम लोगों ने कैसे किया, इतने दिनों तक कैसे काम करते रहे हैं, किस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों ने फील्ड वर्क किया, किस मुश्किलों से हम लोगों ने लेबोरेटरी चलाई, क्योंकि उन दिनों तो मशीनें होती नहीं थी, बहुत कम मशीनों से काम होता था। हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार अपने आप में उत्कृष्ट होता है, और जब आप साइंस की फील्ड में या किसी भी अपनी फील्ड में काम करते हैं और आपको राष्ट्रीय प्रोत्साहन मिलता है तो आपको काम के प्रति बहुत रुचि भी जागती है और आप हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं। ये टीम अवार्ड था। हमारी टीम में डॉक्टर प्रज्ञा पांडे, त्रिपर्णा घोष एंड देवाशीष भट्टाचार्य शामिल थे। हम लोगों का ये काम राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में जीवाश्मों की खोज के लिए हमें मिला है। बहुत बढ़िया लगा है, सम्मानित हुआ है। हमारा जो काम को बढ़ावा दिया गया, जो हमारा डिस्कवरी था, मिनरल डिस्कवरी एंड गोल्ड एंड बेस मेटल के लिए, कॉपर के लिए, माचनूर एरिया, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हम लोग भी रिसोर्स एस्टिमेट किए है सोना और कॉपर के लिए। मैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके अपने धरातल के अंदर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं काम करता हूँ रिजर्वॉयर जी मैकेनिक्स पे, और ये इस सम्मान के लिए मैं मंत्रालय का बहुत बहुत आभारी हूँ। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार यानी NGA भू विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। वर्ष 2009 से पहले इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था। गौरतलब है कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 के विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों के अंतर्गत कुल 240 नामांकन प्राप्त हुए थे। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। 15 दक्षिणी वैश्विक देशों के लगभग 40 नीति निर्माताओं और औषधि नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश के आगरा में जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना मॉडल और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। यात्रा के दौरान नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने अपने अपने देशों में जन औषधि योजना के रूप में जाने जाने वाली प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी स्कूल के बाहर चाकूबाजी में घायल हुए छात्र देवराज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक देवराज के शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर में अभी भी धारा 144 लागू की गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा पर एक सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की घोषणा की है।
पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल, अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। लेटरल एंट्री से होने वाली भर्ती के विज्ञापन को केंद्र सरकार ने रद्द करने की सिफारिश की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। दरअसल यूपीएससी ने 18 अगस्त को विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त करने की भर्ती निकाली थी। इन भर्तियों को लेटरल एंट्री के जरिए किया जाना था। चिट्ठी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की यह पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच कुल 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से स्वास्थ्य, मानव संसाधन, डिजिटल, संस्कृति, पर्यटन, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 2 साल में दोनों ही देशों के बीच संबंधों को तेज गति मिली है। ऐसे में दोनों देशों ने समग्र आर्थिक सहयोग समझौता की ओर गति लाने पर सहमति जताई है। वहीं डिजिटल सहयोग के लिए काउंसिल बनाने और स्टार्टअप अलायंस बनाने का भी निर्णय लिया गया है। सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में आसियान की अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई दी और पूरा सहयोग देने की बात कही। उन्होंने आसियान में एफटीए को समयबद्ध तरीके से लागू करने की मंशा जाहिर की। प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। और वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की सराहना की। उन्होंने भारत को एक सच्चा दोस्त बताया और समग्र आर्थिक सहयोग की दिशा में तेजी से कदम उठाने की बात कही। We have agreed to enhance further and make it a comprehensive strategic partnership. Yes, Malaysia and India from the days of Jawaharlal Nehru and Tunku Abdul Rahman has established good relations. But we realize under our generation
that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital and investments and trade in construction and modern agriculture, education, research, in all fields, including military collaboration in terms of joint operations to safeguard our borders, and we look forward to that further enhanced relations. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।